हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप चाहते हैं कि देश सेवा के साथ-साथ आपको मान-सम्मान, प्रतिष्ठा मिले, उच्च वेतनमान के साथ आपकी आर्थिक हितों की सुरक्षा हो, आपका व्यक्तित्व का विकास हो और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो, सामाजिक परिवर्तन के आप सारथी बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको घूमने तथा भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, तो निश्चित तौर पर आपको यूपीएससी परीक्षा में बैठना चाहिए। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास कर उच्च वेतनमान की नौकरी प्राप्त कर देश समाज की सेवा करना चाहते हैं? क्या अपना जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप विभिन्न क्षेत्रों में कार्य अनुभव प्राप्त करके एक कंप्लीट मैन बनना चाहते हैं? क्या आप प्रशासक बनना चाहते हैं? क्या आप देश में अच्छी नीतियों को लागू करना चाहते हैं? क्या आप देश विदेश घूमना चाहते हैं? अगर ये आपका सपना है तो आपको आईएएस बनना चाहिए और आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को पास करना होगा। अगर सिविल सेवा परीक्षा पास कर गए तो आप आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बन सकते हैं और यह बनकर आप देश की तो सेवा कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो एक युवा का सपना होता है, एक देशवासी का सपना होता है और एक माता-पिता का अपने बच्चों के लिए सपना होता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आईएएस पद पर चयनित होने के लिए यूपीएससी जो परीक्षा लेती है, वो परीक्षा किस प्रकार होती है, उस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, उस परीक्षा को हम किस प्रकार से पास कर सकते हैं, परीक्षा कितने नंबर का होता है और परीक्षा के लिए क्या-क्या हमें पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, कहाँ पढ़ना होगा। तो इन सब बातों की चर्चा करने के लिए आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लाए हैं। अगर आप दृढ़ संकल्पी हैं, अगर आपका इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर आपके सपने वास्तविक हैं और अगर आपको पढ़ने में मन लगता है, अगर किसी चीजों को एनालिसिस करके उसको बेहतर प्रस्तुत करने में आपको आनंद आता है, तो निश्चित तौर पर आईएएस बनना आपके लिए दूर की कौड़ी नहीं है। तो आइए समझते हैं आईएएस किस चिड़िया का नाम है। तो सबसे पहले हम परीक्षा की रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या परीक्षा की रूपरेखा है। तो ये देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सिविल सेवा परीक्षा का है। यानी यूपीएससी कई परीक्षा आयोजित करती है जिसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस के साथ साथ कई प्रकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवा हेतु प्रत्येक वर्ष परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है, ऑल इंडिया लेवल पर किया जाता है। देश की बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, संभावनाओं एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सिविल सेवा परीक्षा में समय-समय पर कई बदलाव किए गए हैं। आज के दौर में यह परीक्षा 2 चरण में होता है। 2 चरण में पहला जो चरण होता है वो प्रारंभिक परीक्षा होता है, अर्थात इसको हम प्रीलिम्स कह सकते हैं। और दूसरा चरण की जो परीक्षा होता है यह भी 2 चरण में होता है। इसको हम मुख्य परीक्षा कह सकते हैं और इसी पर मेरिट बनता है। इसका एक भाग लिखित होता है, रिटन, और दूसरा जो है इंटरव्यू का होता है। तो ये दोनों चरण मिलाकर जो भी नंबर आते हैं उस नंबर को जोड़ के मेरिट बनाया जाता है और ये नंबर कितने होते हैं, तो 225 अंकों का ये परीक्षा होता है, इसके आधार पर मेरिट बनता है। इसको आप दूसरी तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं। यानी मैंने बताया है कि परीक्षा 2 चरणों में होता है, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो यह 3 चरण में होता है। पहला जो है वो प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी टेस्ट, या इसको प्रीलिम्स भी कहते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट जो कि जीएस के होते हैं और पेपर सेकेंड जिसको सीसेट या एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ये 2 पेपर दोनों 2-200 के होते हैं, कुल मिला के 400 पेपर का पीटी परीक्षा होता है। पीटी परीक्षा क्वालिफाई कर जाने के बाद इसका रोल यही समाप्त हो जाता है। अमूमन
55 से 60% नंबर लाने पर इस परीक्षा को क्वालिफाई विद्यार्थी कर लेता है। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आप इधर मुख्य परीक्षा की तरफ आ जाते हैं और मुख्य परीक्षा का फिर से फॉर्म भरना पड़ता है। मेंस एग्जाम, या मेंस एग्जाम भी दो प्रकार के होते हैं, या फिर अगर तीनों परीक्षा को मिला दे पीटी मेंस इंटरव्यू, तो 3 चरण के होते हैं। तो इस एग्जाम का दूसरा चरण या मुख्य का पहला चरण लिखित होता है और इसमें लिखना पड़ता है। रिटन एग्जाम होता है, 1750 नंबर मेरिट के लिए होता है, अब बाकी 600 नंबर क्वालिफाइंग होता है। कैसे होता है, किस तरह से, क्यों, कौन कौन से पेपर इसमें रहते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी बस इतना समझिए कि रिटन एग्जाम 1750 नंबर का और 600 नंबर जो कि कंपलसरी होता है, लेकिन इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। और अगर मौखिक परीक्षा की बात करें, साक्षात्कार का, इंटरव्यू की, तो ये 275 नंबर का होता है। और अगर इस तरह से देखें तो 1750 और 275 यानी 2025 अंक जो होते हैं, ये मेरिट के लिए जोड़े जाते हैं। और 2025 में से अगर आप 50% नंबर ले आए, निश्चित तौर पर आप आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि ये 50% नंबर लाने के लिए आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ना है। बस आपको 10वीं से 12वीं स्तर तक के जो भी पुस्तकें हैं, किताब हैं, या जो भी उसके विषय वस्तु हैं, उसी को पढ़ना है। बस केवल इंटेंसिव तैयारी करनी है, आपको याद रखना होगा, कंसेप्ट को समझना होगा, और सारा कुछ समझने के बाद उसका बेहतर प्रस्तुतिकरण यदि आप करना आपको आ गया, तो निश्चित तौर पर आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है वो होता है टाइमिंग का। टाइमिंग क्या होना चाहिए? बहुत बार लोग तैयारी करने के लिए सोचते रह जाते हैं, अब करेंगे, नहीं। आपको करना है तो अभी से लग जाना पड़ेगा। कब से लग जाना पड़ेगा? तो मेनली आप बीए, बीएससी या कोई भी पढ़ाई करने के लिए प्रथम या द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, तो आपको लग जाना चाहिए तैयारी में। और इधर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तक आधी तैयारी हो जाएगी और निश्चित तौर पर 1-2 अटेम्प्ट में आप आईएएस बन सकते हैं। बहुत ही ये कठिन एग्जाम माना जाता है, दुनिया का कठिन एग्जाम माना जाता है। लेकिन अगर किसी के अंदर पढ़ने का धुन सवार हो गया, अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, उसको, उसके अंदर कंटिन्यूटी है, उसका लगातार मोटिवेशन बना रहता है, डिसिप्लिन बना रहता है, तो निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आसानी से इसको क्रैक किया जा सकता है। चलिए अब इसका हम लिखित परीक्षा पर आते हैं, देखते हैं कि लिखित परीक्षा किस तरह से होता है। तो अगर लिखित परीक्षा की बात करें, चूंकि हमने यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बताया था कि 1750 और 6 नंबर का, 600 नंबर का होता है, तो लिखित परीक्षा को देख लेते हैं। ये लिखित परीक्षा को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। 4 भाग में कैसे कैसे? एक जो पहला भाग होगा वह अनिवार्य विषय होगा, और दूसरा भाग जो होगा निबंध होगा, और तीसरा भाग जो होगा सामान्य अध्ययन होगा, और चौथा भाग जो होगा वो वैकल्पिक विषय का होगा, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। ठीक है। अब अनिवार्य विषय की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर होंगे। 2 पेपर, एक आपका हिंदी रहेगा, आगे इसका और हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक इसका हिंदी रहेगा, और दूसरा इंग्लिश। तो 2 पेपर रहेगा, 300-300 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर ये 25% ही इसमें नंबर लाना है, इसके बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा जो भाग रहेगा, एक पेपर रहेगा निबंध का 250 अंकों का, और तीसरा भाग जो रहेगा वो सामान्य अध्ययन के 4 पेपर रहेंगे। 4 पेपर रहेंगे और प्रत्येक पेपर 250 नंबर का होगा, और इस तरह से 1000 नंबर का सामान्य अध्ययन होगा। और इसके साथ वैकल्पिक विषय एक रहेगा, एक वैकल्पिक विषय रहेगा, और इसी के 2 पेपर रहेंगे, और दोनों पेपर 250 नंबर करके होंगे, इस तरह से 500। और ये सारे अंकों को जोड़ेंगे, यदि ये तो 600 चूंकि ये मेरिट में नहीं जुटेगा, हालांकि कंपलसरी पेपर है, इसको हम अलग रखते हैं, यहाँ पर अलग रख दिए। ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये 3 भाग हैं, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1750 नंबर होगा।
और इस तरह से कुल मिला के 2350 नंबर का एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा। लेकिन 1750 जो नंबर है यही महत्वपूर्ण है, ये मेरिट के लिए जोड़े जाएंगे। और इस तरह से कुल 9 पेपर का एग्जाम होगा, यानी 2 पेपर अनिवार्य विषय हिंदी इंग्लिश, एक निबंध, 3 हो गया, 4 सामान्य अध्ययन, 4 3 7 और 2 जो है वैकल्पिक विषय का। 9 पेपर का लिखित परीक्षा होगा। ठीक है। अब आइए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ये परीक्षा प्रतिवर्ष कब आयोजित की जाती है? तो ये परीक्षा प्रतिवर्ष जून महीना में आयोजित की जाती है। ठीक है। फॉर्म वगैरह जो भरने की प्रक्रिया है वो आपका फरवरी में प्रारंभ हो जाता है। जनवरी से फरवरी के बीच में फॉर्म भरा जाता है प्रारंभिक परीक्षा को। इसको हम लोग CSP भी कहते हैं, सिविल सेवा प्रिलिमिनरी। ये फॉर्म जो है वो अंतिम जनवरी से फरवरी के बीच भरा जाता है। ठीक है। और इसका परीक्षा जो CSP जो है प्रारंभिक परीक्षा जून माह में होती है। ये किस प्रकार का परीक्षा होता है? तो ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ, और बहुविकल्पी होते हैं, MCQ होता है, यानी कई विकल्प होते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि मुख्य परीक्षा के लिए इसका बस यही उद्देश्य होता है कि मुख्य परीक्षा में गंभीर विद्यार्थियों का चयन किया जाना। ऐसा नहीं, चूंकि मुख्य परीक्षा काफी बृहत लेवल पर होता है, उसमें कॉपी वगैरह जांच करने की समस्या होती है, तो अधिक छात्रों को वहां ले जाने ना ले जाकर कुछ सिलेक्टेड छात्रों को ही मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाता है। ठीक है। इसका नंबर भी आपका जो मेधा क्रमांक है उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। और ये जो है क्या है कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी 2 पेपर होंगे प्रारंभिक परीक्षा के। कुछ प्रश्नों को छोड़कर, यानी कुछ 7 8 या 10 प्रश्न को छोड़कर बाकी सारे प्रश्न में निगेटिव मार्किंग होता है, निगेटिव अंकन। और अगर आप गलती करते हैं एक क्वेश्चन तो आपको 1/3 अंक, यानी 0.033% काट लिया जाएगा। और अगर किसी प्रश्न को आप नहीं बनाते हैं तो उसमें से कोई भी दंड नहीं मिलेगा, परंतु कोई नंबर भी नहीं मिलेगा। और अगर सही उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का प्लान हुआ। अब आ जाइए प्रारंभिक परीक्षा को, अब देखिए कितने पेपर में होते हैं दूसरे तरीके से देखिए। तो प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स है, वो प्रीलिम्स क्या होता है? तो वो 2 पेपर का होता है। पहला पेपर फर्स्ट होता है जिसको कि हम जनरल स्टडीज कहते हैं, और दूसरा पेपर जो होता है पेपर 2, जिसको कि हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये जो पहला पेपर है GS जनरल स्टडीज, वो 200 अंकों का होता है, 200 मार्क्स। और दूसरा जो पेपर होता है वो अभी 200 अंकों का होता है। ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन होता है और इसमें 200 मार्क्स का होता है। यानी पहला प्रश्न पत्र जो GS है, GS फर्स्ट है, वो 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का। ठीक है। और दूसरा जो पेपर होगा इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन, और ये भी 200 नंबर का होगा। आइए अब प्रारंभिक परीक्षा को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं। तो इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो PT एग्जाम होता है वो 2 पेपर होते हैं इसके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ठीक है। पेपर फर्स्ट की बात करें तो ये जनरल स्टडीज है। इसमें कौन कौन से विषय होते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये 200 अंकों का होता है। ठीक है। क्वेश्चन कितना रहेगा? तो क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा, और मार्क्स रहेगा 200, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर। यदि आप सही बनाते हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और गलत बनाते हैं तो ये भी 2 नंबर गया, और आपको 1/3 नंबर सही में से भी काट लिया जाएगा। तो यही निगेटिव क्वेश्चन का मतलब हुआ।
अब दूसरा सेकेंड पेपर को देखें, प्रश्न पत्र 2। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, या इसको सीसेट भी कह सकते हैं। हालांकि सीसेट तो पूरे को कहा जाता है, जो भी प्रारंभिक परीक्षा लिया जा रहा है उसको सीसेट कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इसको जीएस कहा जाता है, और ये सेकेंड वाला को सीसेट कहा जाता है, परंतु वास्तविक नाम इसका एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये भी 200 अंकों का होता है, लेकिन क्वेश्चन इसमें 80 रहता है। 80 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितना हो गया, तो 2.5। ठीक है, यानी 2.5 नंबर करके प्रत्येक क्वेश्चन हो गया। तो ये कुल मिला के 400 अंकों का परीक्षा होगा। परंतु एक बात यहाँ मैं कह दूं कि जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स होगा वो इसी के आधार पर होगा, पेपर फर्स्ट के आधार पर। इसमें अगर आप 55 से 60 अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित होता है, तो 60 से अगर ऊपर कर दे रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपका जो है सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप 200 मार्क्स में से 120 मार्क्स ले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं। अब दूसरा जो पेपर है इसका क्या काम है, तो इसका काम ये क्वालिफाइंग है, यानी इसको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग कितना है, तो ये 33% से लेके 40% तक हो सकता है, ये यूपीएससी तय करती है। ठीक है, दोनों पेपर जो है की जो अवधि है वो 2 आवर्स की होगी। 2 आवर्स का फर्स्ट पेपर और 2 आवर्स का सेकेंड पेपर, यानी आपको 4 घंटा का समय रहेगा, और 4 घंटा में दोनों पेपर देना है, और दोनों ही पेपर के बीच लगभग 2.5-3 घंटे का अंतराल भी रहेगा। यानी एक पेपर अगर 9:30 बजे से शुरू होगा तो वो 11:30 बजे तक चलेगा, और दूसरा पेपर 2 बजे से अगर प्रारंभ होगा तो फिर वो 4:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, चलिए प्रारंभिक परीक्षा होगी। अब प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय होंगे, क्या पढ़ना होगा, ये काफी महत्वपूर्ण बात है, तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर है, क्योंकि 2 पेपर जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर में से पहला पेपर है पेपर फर्स्ट, और जिसमें हमने यह भी बताया था कि 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले इसमें करंट अफेयर्स को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स है, को पढ़ना पड़ेगा, काफी डीप पढ़ना पड़ेगा। एक एक जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का ना सिर्फ उसे पढ़ना पड़ेगा, बल्कि उसका विश्लेषण भी करना पड़ेगा, उसे याद भी रखना पड़ेगा। लगभग साल भर की घटनाओं पर आपका जो है ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी घटनाओं का, और ऐसी घटना जो कि विज्ञान जगत की हो, आर्थिक जगत की हो, अ, विश्व जगत की हो, ऐसी प्रमुख घटनाएं जिन्होंने प्रभावित किया हो समकालीन जगत को। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा सेक्शन में अगर हम देखें तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत का इतिहास में प्राचीन इतिहास आ गया। ठीक है, मध्यकालीन भी थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आधुनिक भारत से रहेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा, तो इसको देखना है। किताबों के बारे में जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी आप विषय को समझिए। तीसरा जो सेक्शन होगा वो भारत और विश्व का भूगोल होगा। तो भारत और विश्व के भूगोल में विशेषकर भारत और विश्व के जो प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भूगोल है, इसको विशेषकर देखना होगा, यहाँ से सवाल होगा। चौथा सेक्शन को अगर देखें तो चौथे सेक्शन में भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली, इसमें संविधान है, राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज है, लोक नीति है, और जो भी मानवाधिकार संबंधी मुद्दे हैं उसको जो है करना है। ठीक है, अगर हम पांचवें सेक्शन की बात करें तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास को देखना है, फिर सतत विकास को देखना है, गरीबी, समावेशी विकास, जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल को देखना है। विशेषकर इसमें जो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, या फाइनेंशियल इंक्लूजन, या फिर जो है जो पॉपुलेशन स्टैटिक्स है, उसको विशेषकर देखना है। ठीक है, और छठे सेगमेंट में अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, ठीक है, यानी पारिस्थितिकी पर्यावरण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य मुद्दे यहाँ पर रहेंगे।
और उसके बाद सामान्य विज्ञान से भी सवाल रहेंगे। तो ये आपका जीएस वाला पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट जीएस वाला जो क्वेश्चन है, तो वहां से इन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं जीएस। जीएस पेपर फर्स्ट, ईटी का पेपर फर्स्ट। अब आइए सेकेंड पेपर की बात करते हैं। तो सेकेंड पेपर, जिसको कि सीसेट कहा जाता है, हालांकि सीसेट तो पूरे प्रीलिम्स टेस्ट को ही कहा जाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको सीसेट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट कह सकते हैं। इसमें क्या है कि 80 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, तो मेनली जो है आपका बोधगम्यता से सवाल रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल, यानी संचार कौशल और अंतर्व्यक्तिक कौशल रहेगा। फिर जो है लॉजिकल जो पावर रहेगा, ठीक है, उससे, और एनालिटिकल पावर, तो ये यहाँ से रहेगा। ठीक है, फिर जो है निर्णय और समस्या से संबंधित समाधान रहेगा, और रीजनिंग रहेगा, सामान्यतः सामान्य मानसिक योग्यता, और कुछ जो है आधारभूत संख्यन, आंकड़ों का निर्वचन, ये एक प्रकार से इसको आप मैथ समझ सकते हैं, 10वीं स्तर का। और अंग्रेजी भाषा के भी सवाल रहेगा, नॉर्मली 10वीं कक्षा के स्तर के रहेंगे। तो ये जो सीसेट का जो पेपर है, ये थोड़ा सा कई विद्यार्थियों के लिए टफ भी हो जाता है। हालांकि इसको अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपकी तैयारी में थोड़ी मदद मिलेगी। इसमें नॉर्मली जो है इंग्लिश लैंग्वेज के कंप्रिहेंशन से सवाल रहते हैं, और कुछ जो है डिसीजन मेकिंग से सवाल रहते हैं, कुछ मैथ के सवाल रहते हैं, और कुछ जो है अंग्रेजी भाषा के सवाल रहते हैं। तो यही है विशेषकर, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसकी थोड़ी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, और अगर तैयारी कर लिए तो ये फिर बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। तो मुख्य परीक्षा में क्या है, मेनली है कि इसका उद्देश्य जो है उम्मीदवारों को क्या जानकारी, ठीक है, वो कितना याद रख पाता है, स्मरण शक्ति, और उसके साथ साथ उसकी बौद्धिक और अवबोधन क्षमता, यानी कितना वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसको जो है का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न प्रासंगिक विषयों के बारे में आधारभूत समय, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, संगत सारगर्भित उत्तर की अपेक्षा की जाती है, यानी आपको विस्तृत समझ हो, लेकिन आप जो जो उत्तर लिख रहे हैं, कम समय में कम शब्दों में अपनी बातों को कह सके। ठीक है, अब जैसा कि मैंने ऊपर में बताया कि मुख्य परीक्षा के दो भाग हैं, पहला है रिटन और दूसरा है इंटरव्यू। तो वो किस प्रकार है, उसको आप देखिए। तो ये देखिए, ये इसमें चूंकि मैंने ऊपर ही बताया था 4 भाग में होता है, तो 4 भाग में जो पहला भाग है वो अनिवार्य विषय का है। अनिवार्य विषय में लिखित परीक्षा को आप देखिए, जो अनिवार्य विषय है उसमें प्रश्न पत्र 1, जो कि कोई भी भारतीय भाषा का होगा। भारतीय भाषा में सामान्यतः हिंदी भाषी है तो हिंदी को ही रखते हैं, अगर नहीं तो कोई बंगला, तेलुगु तेलुगु मलयालम भी रख सकता है। ये जो पेपर होगा ये 300 अंकों का होगा। तो प्रश्न पत्र 2 की बात करें, तो ये अंग्रेजी भाषा का होगा, और यहाँ पर 300 अंक रहेगा। ये दोनों जो पेपर होगा, इसका जो प्राप्तांक है, जो आप नंबर लाएंगे, वो मेधा सूची में जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन तो इन दोनों को पास करना बहुत जरूरी है, और पास मार्क्स जो है वो 25% होगा, यानी 25% आपको हिंदी और अंग्रेजी में लाना है, या अगर हिंदी नहीं है तो कोई भी जो भारतीय भाषा है, जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषा है, उस भाषा का में आप उसको यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अनिवार्य भाषा। अब दूसरा जो भाग है वो है निबंध का। निबंध का ये 250 नंबर का होता है, और इसमें निबंध में विशेषकर कई विषय हो सकते हैं, जैसे सामयिक हो सकता है, ठीक है, विज्ञान का भी विषय रखा जा सकता है, फिर इसमें जो दर्शन है उससे सवाल हो सकता है, मनोविज्ञान से सवाल हो सकता है, यानी इसकी ओवरऑल एक तैयारी करना पड़ेगा। ऐतिहासिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। तो एक ही लेख लिखना है इसमें, और इसी में 250 अंकों का होता है, काफी लंबा चौड़ा। और अगर आपने जीएस की अच्छी तैयारी कर रखी है, जीएस की, और
पुस्तकों को आपने विभिन्न विषयों की पुस्तकों को पढ़ा है, साहित्य में रुचि है, लिखने पढ़ने का अगर शौक है, तो आसानी से ये निबंध जो है लिखा जाएगा। ठीक है। फिर आप आ जाइए प्रश्न पत्र चौथा, यानी हम तीसरे भाग में चल रहे हैं। वो तो दूसरा भाग तक हो गया, तीसरा भाग में प्रश्न पत्र चौथा, अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें, चौथा, और जीएस का, क्योंकि ये भाग जो आ रहा है वो जीएस का आ रहा है, तो जीएस का पहला पेपर, जीएस का पहला पेपर ये 250 अंकों का होगा। 250 अंकों में पूछा क्या जाएगा, तो भारतीय विरासत और संस्कृति, ठीक है, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। यानी ये जो पहला पेपर है, उसको आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ये इतिहास और भूगोल का है। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये विशेषकर जो है भूगोल और इतिहास है। मोटे तौर पर यही समझ लीजिए कि भूगोल और इतिहास इसमें पढ़ना है। अब जब विशेष हम इसके सिलेबस को काफी डीपली एनालिसिस करेंगे, तब बताएंगे कि इसमें और क्या, इस तरह से कौन कौन क्या टॉपिक पढ़ा जा सकता है, कौन कौन सा बुक पढ़ा जा सकता है। अब आ जाइए प्रश्न पेपर 5, पांचवा, ठीक है, और सामान्य अध्ययन का दूसरा, जीएस का जो है वो दूसरा पेपर। अभी हम लोग तीसरे भाग में चल रहे हैं, यानी पहला भाग क्या था, पहला भाग अनिवार्य भाषा पत्र का था, जो हिंदी और अंग्रेजी। दूसरा भाग क्या हुआ, दूसरा भाग निबंध का, और तीसरा भाग जीएस का। तो जीएस में आप देखिए, ये दूसरा पेपर भी 250 अंकों का होगा, और यहाँ पूछा क्या जाएगा, तो शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी ये पूरा का पूरा जो पेपर है वो किस चीज का है, तो ये पॉलिटी वाला खंड है। पहला हिस्ट्री ज्योग्राफी था, और दूसरा जो खंड है ये आपका पॉलिटी का है। पॉलिटी के साथ आप इंटरनेशनल रिलेशन भी जोड़ सकते हैं, आईआर। ठीक है। तो इसके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, इसको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही जान लीजिए, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये इसका जीएस 2 का है। अब आ जाइए जीएस 3 की बात करते हैं। जीएस 3 जो कि इस मुख्य परीक्षा का मेंस एग्जाम का छठा पेपर होगा। छठा पेपर का मतलब हो गया कि आपका 2 पेपर हिंदी अंग्रेजी का हो गया, तीसरा पेपर निबंध का हो गया, और 2 पेपर हम ऊपर जीएस का बता चुके हैं, ये तीसरा पेपर है। तो कुल मिला के ये छठा पेपर हो गया। और जीएस की यदि बात करें, तो जीएस का तीसरा पेपर सामान्य अध्ययन 3, ये भी 250 अंकों का पूछा जाएगा। अब ये क्या है, तो ये बेसिकली प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। यानी इसको इस सेक्शन को सीधे तौर पर कह सकते हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है और इकोनॉमी का सेक्शन है। ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप ये पर्यावरण सुरक्षा, और अगर इधर जोड़ लें तो ये आपका इन्वायरमेंट का सेक्टर का हो गया। ठीक है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये आपका तीसरा पेपर जो है 250 अंकों का, ये साइंस टेक, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो ये समझ लीजिए 3 पेपर हो गया। अब चलिए जीएस पेपर 4 की ओर चलते हैं। जीएस पेपर 4 थोड़ा अलग है। ये आपका अगर बीपीएससी वगैरह से तुलना करेंगे, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम का ये 7वां पेपर है, और इसको हम सामान्य अध्ययन 4 के तौर पर देखते हैं। ये 250 अंकों का है, और इसको मोटे तौर पर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको इथिक्स बोलते हैं। ठीक है। इथिक्स यानी नैतिकता, अखंडता और योग्यता। ठीक है। यानी ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करती है, पर्सनल ग्रूमिंग की बात करती है। और यह जो खंड है, इससे विद्यार्थियों में उस गुण की जांच की जाती है जिससे उसके अंदर मॉरलिटी हो, उसके अंदर बेहतर पर्सनालिटी हो, उसकी सोच जो है वो लोगों की जोड़ने की हो, उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, और उसके अंदर एक ऐसी योग्यता हो जिसके कारण वो ऑफिसर पद की सुटेबिलिटी उस पर जच सके। तो ये
बेसिकली अगर अगर कोई दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी है तो उसके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, ये सेक्शन आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी नहीं है तो भी आप इसकी तैयारी करके आप इसको बना सकते हैं। तो ये काफी आसान पेपर भी माना जाता है, हालांकि कुछ लोगों के लिए टफ हो सकता है, लेकिन ये अगर आप इसको तैयारी करेंगे तो अच्छी ढंग से लिख, ठीक है। तो ये 7वां पेपर हो गया। अब आइए चलते हैं वैकल्पिक विषय की ओर। तो वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट, दो ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है जिसके दो पेपर होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तो प्रश्न पत्र 8 एवं 9 दिए गए विषयों की सूची में से कोई भी एक वैकल्पिक विषय चुने जाने का प्रावधान है। यानी कुछ वैकल्पिक विषय है, टोटल वैकल्पिक विषय कितने हैं, तो 25 है, ठीक है। और 26वां में एक लैंग्वेज का पेपर है, लैंग्वेज के कई पेपर हैं, उनमें से एक चुनना रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि 25 जो विषय है, अलग अलग विषय, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, संस्कृत, हिंदी, इनमें से कोई भी एक विषय आप रख सकते हैं जिसके कि दो पेपर इसमें होंगे, ठीक है। कुल वैकल्पिक विषय 25 है, और इसके अतिरिक्त जो है विभिन्न भाषाओं, साहित्य को भी वैकल्पिक विषय के रूप में चुना जाता है। और ये जो वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे तो दो पेपर वाले होंगे, और दोनों ही पेपर 250-250 अंक के होंगे, यानी कुल 50 अंक, 500 अंक इस सेक्शन के अंतर्गत अधिकतम आपको मिल सकता है। तो अब कौन कौन से वैकल्पिक विषय लिख सकते हैं, रख सकते हैं, उसको देखिए। तो ये लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेन एग्जामिनेशन, तो इसमें आपका एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, उसके बाद जियोलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एस्थेटिक्स, जियोलॉजी। ये 25 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। अब इस संबंध में भी हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस फील्ड के विद्यार्थी हैं और कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए, नेक्स्ट किसी वीडियो में हम गाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो ये 25 विषय के अतिरिक्त 26वां नंबर पर जो है इसमें लिटरेचर है। अगर इनमें से कोई आप नहीं रखते हैं तो आप इस लिटरेचर में से कोई एक विषय रख सकते हैं, जैसे आसामी जो है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है। तो ये बेसिकली वही है जो कि संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज है, 8th अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। तो उन भाषाओं में से किसी एक भाषा को आप ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। तो ये हमारा प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हमारा जो वीडियो था, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी प्रस्तुत किए हैं। और आने वाले समय में हम यूपीएससी पर जिस प्रकार का डिमांड होगा, यूपीएससी परीक्षा के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए, कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, इसके लिए कहाँ कोचिंग लेना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, तैयारी में कितना समय लगेगा, और किस तरह से हम कर सकते हैं, सफलता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, इन सबों इन सभी क्षेत्रों के लिए मैं आपके लिए समय समय पर रिसर्च वीडियो लाता रहूंगा, ताकि आप में वो कैपेसिटी आ सके, ताकि जो मेरा सपना अधूरा रह गया, मैं आईएएस नहीं बन पाया, तो आप मेरी जो गलतियां हैं उन गलतियों से बचते हुए, मैंने जो समय का नुकसान किया
या मुझे जो सुविधा नहीं मिली या हमारे पास जो जानकारी का अभाव था, उन सभी कमियों को दूर करते हुए आप आईएएस बने और अपने देश, समाज, परिवार का नाम रोशन करें, अपने जीवन के उद्देश्य को सफल बनाएँ। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हमारा समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में यूपीएससी की तैयारी हेतु इसी प्रकार के जानकारियों के साथ और टिप्स के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।